वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो मैं आप लोगों के लिए आज एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ मैं चॉइस किया हूं खुद से, 40 क्वेश्चन के अराउंड है, जिनको आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इससे बाहर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि ये 40 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन बाहर से भी आएंगे तो इससे रिलेवेंट ही रहेंगे। ठीक है, अब बाहर से एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है बच्चों। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आने वाले हैं एमसीक्यू में, कोई चांसेस नहीं है कहाँ से आएगा करके, बट फिर भी से ज्यादातर ऑप्शन या चांसेस जो होंगे, मैं जो क्वेश्चन चॉइस किया हूं उन्हीं में से हो सकता है। ठीक है, ये आपके इसमें जो आया है ना मॉडल पेपर जो आया है परीक्षा बोर्ड नवबोध का, वहां से मैं चॉइस किया हूं इसको। ठीक है, ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल है जिनको आपको देखना है और फोकस करना है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनसाइड अ हॉलो स्फीयर चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर। बोलना क्या चाह रहा है, एक हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है। ये हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, मान के चलो इसको चार्ज कर दिया। हॉलो है मतलब अंदर में कुछ नहीं है, ठीक है, चार्ज पूरे सरफेस में है। तो एक बात बताइए, ये बोल रहा है इनसाइड हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो हम जानते हैं बच्चों, किसी भी कंडक्टर के अंदर में यदि चार्ज नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में चार्ज कितना होता है, जीरो। अब कंडक्टर के अंदर में चार्ज जीरो है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो, है ना। तो यहाँ पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पता है, जीरो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब बच्चे जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इनसाइड में वो सरफेस के बराबर होता है। तो मान चलो सरफेस में वी पोटेंशियल है तो अंदर भी वी रहेगा। मतलब कि एक बात आप याद रख लीजिए, क्या किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरे इनसाइड में यूनिफॉर्म होता है और इक्वल टू होता है सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अंदर में जीरो होता है क्या, नहीं। किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा बताइए, तो पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। तो जीरो और कांस्टेंट, ये ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। अब रिवर्स क्वेश्चन क्या है, देखो ये कैसा पॉइंट है बताओ, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब नॉन जीरो है। कैसा जगह में है, किसी कंडक्टर के अंदर में। इसका उल्टा सवाल पूछो मैं, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। तो आप बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ है ऐसा जगह। तो देखिए एक डाइपोल होता है ऐसा, डाइपोल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब डाइपोल का जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये बीच से जो एक लाइन जाता है परपेंडिकुलर, जिसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इसके इस पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है बच्चा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज के कारण आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज के कारण तो पोटेंशियल जीरो आ जाता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आता। तो याद रखना इसका रिवर्स क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो है, तो कंडक्टर के अंदर में है। बट इसका उल्टा सवाल किया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, तो कैसा पॉइंट है वो, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो। ओके, तो मैं एक सवाल से दो सवाल निकाल दिया, तो इससे कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, देन रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे क्या होता है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। अब मैं यदि टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, घटेगा। बट इंसुलेटर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसुलेटर के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़े घटे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से इंसुलेटर के रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बट जो सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, जिसके कारण टेम्परेचर को बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। बट यहाँ पे कंडक्टर होता है, कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। अब टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर
डिक्रीजेस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चे? डिक्रीजेस। इसी के साथ याद रखिएगा, यदि सेमीकंडक्टर की जगह कंडक्टर रहता तो क्या लिखते हैं आंसर? यहाँ पे आंसर आता, यदि कंडक्टर रहता तो इंक्रीजेस आता। टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटता है। तो एक ही सवाल से यहाँ पे दो सवाल बन गए। तो बच्चों जब भी एमसीक्यू पढ़ते हो तो ऐसा सवाल किया करो, एक ही क्वेश्चन में अटक मत जाया करो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैटर करता है। जरूरी थोड़ा है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बट इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? इसलिए सोचना पड़ता है आगे पीछे। ओके, थर्ड क्वेश्चन मेरे को बोला है इन एयर बबल इन वाटर लाइक एज, मतलब मेरे क्या बोल रहा है? वाटर के अंदर में, जैसे कि यहां देखिए ऐसा वाटर है, ऐसा वाटर है। अब वाटर के अंदर में ला दिया किसको बताओ? एयर बबल को। तो एयर बबल है, एयर बबल अंदर में कुछ नहीं, मतलब अंदर में क्या है? एयर। अब बाहर में क्या है बताओ? वाटर। तो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गया। अब देखिए बात को, लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो एक बात बताओ, इसके सेंटर से नॉर्मल बनाऊंगा तो अवे जाएगा, वैसे ही लाइट इससे एंटर होगा तो यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल से अवे जाएगा। तो एक बात बताइए, इस बबल के पास लाइट आया और आने के बाद क्या हो गया बताओ? डाइवर्ज हो गया। क्या हो गया बताओ? डाइवर्ज, दूर दूर हो गया। तो डाइवर्ज करने वाले लेंस को अपन बोलते हैं कॉन्केव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्केव लेंस। तो एयर जो है वाटर के अंदर कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, क्या बताओ? कॉन्केव लेंस। क्या आ जाएगा? कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा, एयर बबल को वाटर में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? वो एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस को। तो सर कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? तो बच्चे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। दैट्स इट। ओके, यहां देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द नेचर ऑफ लाइट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द नेचर ऑफ लाइट। तो आपका जो ये मॉडल पेपर में जो आंसर दिया था वो ड्यूल नेचर दिया था, ठीक है? तो बड़ा फर्जी है मॉडल पेपर। तो नवबोध प्रबोध का जो आंसर की है उसको फॉलो मत कीजिएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उसका आंसर कुछ भी दे देता है। नहीं पता क्या सोच के उसका आंसर निकाले हैं कि मिसप्रिंट है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे उसका आंसर को फॉलो करोगे तो यकीन मानो क्वेश्चन को सही से पढ़ के जाने के बावजूद भी आप गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल नेचर आ ही नहीं सकता। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो सपोर्ट करता है बच्चे पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर को, कि भाई यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एक फोटोन आया, टकराया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। फोटोन आया, टकराया, अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन पाके वहां से बाहर हो गया। तो एक फोटोन के टकराने से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दो फोटोन के निकालने से, टकराने से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एकदम मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये भी बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब देखिए 5th नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट डज नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोलराइजेशन किसमें अकर नहीं होगा? देखिए बच्चे, लाइट जो है मान के चलो वेव नेचर है, ठीक है? मतलब वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, उसमें लाइट का कौन सा नेचर पढ़ते हैं अपन? वेव नेचर। अब जो वेव होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होते हैं जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यदि लाइट इधर चल रहा है तो इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट नहीं कर सकता लाइट इधर जा रहा है तो लाइट ऊपर नीचे कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, बट प्रोपगेशन के डायरेक्शन में वाइब्रेट ऑक्सीलेट नहीं करता। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है उसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है। ये ऑक्सीलेट भी इधर करेगा और आगे भी बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो साउंड वेव होता है वो आपका क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइज उसको किया जाता है जिसके डायरेक्शंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते होंगे, बट जिधर प्रोपगेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करता, तो उसको अपन आसानी से पोलराइज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन का वाइब्रेशन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसी को पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। बट यहाँ पे मैं जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसको पोलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि जितना लाइट वहां से निकलेगा उतना लाइट बाहर निकल जाएगा, मतलब कि उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जितना भी तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता मैं। तो आप क्या समझे यहाँ पे? आप ये समझे कि पोलराइजेशन किसका पॉसिबल है? ट्रांसवर्स वेव का। और किसका पॉसिबल नहीं है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो ट्रांसवर्स वेव कौन है? तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो बच्चे 7 टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है आपका। गामा रे होता है, एक्सरे होता है, यूवी रे होता है, विजिबल रे होता है, माइक्रोवेव होता है, रेडियो वेव होता है, इंफ्रारेड होता है। ठीक है, 7 टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये सब ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ये सब को आप पोलराइज कर सकते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव को आप पोलराइज नहीं कर सकते। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है बताओ? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है आपका साउंड वेव, ये बोल सकते हो। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में क्या है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट डज नॉट अकर इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग वेव। यहाँ पे साउंड वेव है, एक्सरे है, गामा रे है, ऑल ऑफ दिस। तो एक्सरे का पोलराइजेशन हो सकता है, गामा रे का हो सकता है, साउंड वेव का नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, साउंड वेव का आप नहीं कर सकते। When a wire is stretched to double its length, when a wire is stretched double its length, its resistance will remain unchanged, double, half, 4 times. अब यहां पे भी आपका जो आंसर की में आंसर दिया था आपके नवबोध या प्रबोध के मॉडल पेपर में, बच्चे वो गलत दिया है, उसमें दे दिया है क्या पता है आपका, अनचेंज दे दिया है या फिर डबल दिया है, दोनों में से एक दिया है, जबकि गलत है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक वायर है, समझिए बात को, स्ट्रेच बोल रहे हैं, स्ट्रेच मतलब खींच बीच के इसको बड़ा करना। अब ये एक वायर है, मैं इसको खींच दिया, अब खींचूंगा तो एक बात बताओ, ऐसे इसका लेंथ बढ़ेगा, समझते हैं, लेंथ बढ़ेगा 100%। लेंथ बढ़ेगा तो इसका मोटाई तो कम हो जाएगा ना। आप एक कोई भी रबड़ पकड़िए, रबड़ पकड़ के आप खींचते हैं तो रबड़ खिंचा के लेंथ बढ़ जाता है, लेकिन रबड़ और पतला हो जाता है। तो क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है। तो यहां पे मैं एक वायर है इतना बड़ा, इस वायर को मैं यदि स्ट्रेच करके डबल करूं तो ये ऐसा पतला हो जाएगा बच्चे। तो देखिए लेंथ एल था, अब 2L हो गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले बड़ा था ए, तो अब कितना हो जाएगा बताओ, A/2। अब मेरे को पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ρL/A। अब L हाफ होगा और एरिया, सॉरी L डबल होगा, L डबल होगा और एरिया हाफ होगा, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 4, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चे, 4 टाइम इंक्रीज करता है। तो कभी भी स्ट्रेच शब्द यूज होता है, क्या शब्द यूज होता है, स्ट्रेच शब्द यूज होता है। इसका मतलब समझ जाइएगा, यहाँ पे सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे छिपा हुआ है एरिया भी घट रहा है। मतलब दिखाएगा आपको लेंथ को डबल कर रहे हैं स्ट्रेच करके, लेकिन स्ट्रेच करने से एरिया भी हाफ हो रहा है, ये बात को याद रखिएगा। लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो एरिया 3 टाइम्स घट जाएगा। ठीक है, मतलब कि कभी भी स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा आप, क्या कि मैं किसी वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं, तो वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं, ये वायर है, इस वायर को मान के चलो इसका लेंथ L था, अब इस वायर को स्ट्रेच कर दिया मैं कितना टाइम्स, n टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ। तब बच्चे इसका न्यू रेजिस्टेंस जो बनेगा वो रेजिस्टेंस इस n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझ रहे, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो देखो ये कितना स्ट्रेच हुआ है बताओ, डबल, तो 2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर बात। अब यही मान चलो इसको ट्रिपल करता, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर टाइम्स रेडियस होता है जो कि 9 टाइम्स आर हो जाता, और यही मान चलो 4 टाइम्स करता तो 4 का स्क्वायर हो जाता और ये 16 टाइम रेजिस्टेंस हो जाता। तो आप क्या समझे यहाँ पे लेंथ को डबल स्ट्रेच करने से, लेंथ है ना, किसी वायर के लेंथ को स्ट्रेच करके मैं डबल कर रहा हूं तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाएगा, ट्रिपल कर रहा हूं तो 9 टाइम बढ़ जाएगा, चौपल कर रहा हूं तो उसका 16 टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है, मतलब n टाइम्स स्ट्रेच करूंगा लेंथ को तो वो n स्क्वायर टाइम्स उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये बात याद रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। मतलब इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं, सिर्फ डबल में नहीं, ट्रिपल आया तो 9 टाइम्स करना, चौपल आया तो 16 टाइम्स करना। ठीक है, ओके। अब द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव फॉर, क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव फॉर फेरोमैग्नेट, डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, ऑल ऑफ दिस। देखिए ससेप्टिबिलिटी का मतलब पहले समझिए, ससेप्टिबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी ये बताता है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल, छोड़ो, कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, वो उसका क्वालिटी डिपेंड करता है, वो बताता है आपको उसका ससेप्टिबिलिटी। मतलब समझिए, एक बात बता रहा हूं मैं कि आप मान के चलिए एक कॉपर है, और मान के चलते हैं एक मैग्नीज है, और मान के चलते हैं एक आयरन है। अब कॉपर को उठा के मैं रख दिया कहां पता है, मैग्नेटिक फील्ड में, फिर मैग्नीज को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, फिर आयरन को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब कॉपर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो नाराज हो गया, बोलता है कि भाई मेरे को कहां लाके रख दिए, मेरे को मैग्नेट नहीं बनना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। इसका ससेप्टिबिलिटी एकदम रद्दी है, रद्दी है मतलब एकदम नेगेटिव चले जाता है, एकदम से अपोज करता है, भाई मेरे को मैग्नेटाइज नहीं होना है, मैं आपका रिपेल करूंगा, मैं आपका अपोज करूंगा। तो क्या करता है, जो आपका
कॉपर होता है वो अपोज करता है किसका बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का अपने आप को मैग्नेटाइज करने से। मतलब कि देखा जाए तो कॉपर अपने आप को मैग्नेटाइज नहीं करता, इसका मतलब कॉपर का जो ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगा। अब यहीं पे आता है मैग्नीज। अब मैग्नीज को रख देते हैं, तो मैग्नीज क्या बोलता है कि चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, हम थोड़ा बहुत हो जाते हैं। तो जो मैग्नीज है वो थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है, इसका मतलब इसका ससेप्टिबिलिटी थोड़ा सा सपोर्टिव है, थोड़ा सा होता है। अब यहीं पे मैं आयरन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो आयरन बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, पूरा पूरा मैग्नेट बन जाता है। तो आयरन का ससेप्टिबिलिटी बच्चे बहुत हाई होता है। मतलब कि आयरन का ससेप्टिबिलिटी मतलब अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करने का क्षमता उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा तो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसलिए उसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, जिस मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, जिसका कम होगा वो कम मैग्नेटाइज होगा, जिसका नेगेटिव होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। भाई हम तो मैग्नेटाइज होंगे नहीं, उल्टा आपके विपरीत दिशा में चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव इसका होता है। अब एक और बात समझिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला टाइप आपका आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे 3 कैटेगराइज किए हैं, तो इतना समझिए एक सबसे बेस्ट होगा, एक बीच वाला होगा और एक सबसे घटिया होगा। सब घटिया मतलब एक सबसे कम मतलब क्या बोल सकते हो, बेकार मैग्नेटिक मटेरियल होगा। अब जो सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैं बोलता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और इसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और हाई होता है। बीच वाला जो होता है उसको मैं बोलता हूं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसका ससेप्टिबिलिटी लो होता है बट पॉजिटिव होता है। और सबसे बेकार जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलता हूं। डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलता हूं जिसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है। मतलब देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का रिपेल करता है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी जो नेगेटिव होता है वो किसका होता है पता है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आप और क्वेश्चंस बना सकते हैं क्या, तो किसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होगा, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। किसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव और हाई होगा, पॉजिटिव एंड हाई लार्ज, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पॉजिटिव एंड लार्ज होगा। किसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड लो होगा, तो पॉजिटिव एंड वेरी लो किसका होता है पता है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। किसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, वो होता है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल का। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहां से 2-3 क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट उठा सकते हैं। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, पूरा बच्चा को याद है भाई कि लॉ ऑफ है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे तुम्हारा लेंज लॉ होता है। अब देखा जाए मैं किसी मैग्नेट को कॉइल के पास लाता हूं, कॉइल के पास लाता हूं तो क्या हो रहा है, मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लाने के लिए वर्क कर रहा हूं, ये वर्क इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर इसको दूर ले जा रहा हूं, फिर भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब मेरा वर्क डन जो है, मैकेनिकल वर्क डन है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसी को बोल सकते हैं अपन, क्या बताओ, यहाँ पे एनर्जी ना तो लॉस हो रहा है ना तो बन रहा है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो सकता है किसमें बताओ, मैकेनिकल में। तो यहाँ पे लेंज लॉ जो होता है किसके ऊपर, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे। ओके, व्हेन द बोरॉन इज डोप्ड इन सिलिकॉन देन द करंट विल फ्लो। अब मैं बोरॉन को सिलिकॉन में डोप कर दे रहा हूं तो मेरे को किस टाइप है ना, तो बोल रहा है करंट किसके कारण फ्लो होगा, या करंट फ्लो होगा तो किसके कारण होगा। यस, तो अब समझने की कोशिश कीजिए। बोरॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 आएगा। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस 3 इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए बताओ, 5 इलेक्ट्रॉन। बट कोई भी इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि एक गरीब है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा भाई, ये 5 इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या बोलेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, क्योंकि इसके पास क्या है बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि बोरॉन क्या है आपको बताओ, यहाँ पे एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। अब जब मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करता हूं प्योर सेमीकंडक्टर पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं और मेरे को पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर मिलाने से मेरे क्या मिलता है बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। और यहाँ पे
पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल रहा है, तो पी टाइप में क्या होता है बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होल्स के फ्लो होने के कारण फ्लो होगा। तो बच्चे यहाँ पे बोरॉन को मिला रहा हूँ सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन मिला रहा हूँ तो बोरॉन क्या है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से ये बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा होल्स होगा, इसका मतलब होल्स के फ्लो करने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो आंसर आएगा इसका क्या बताओ, होल्स। क्या आएगा, होल्स। ठीक है, अब यहीं पे बोरॉन की जगह मान के चलिए एल्यूमिनियम रहता, तो बच्चे एल्यूमिनियम भी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, एल्यूमिनियम रहता फिर भी आंसर क्या आता है यहाँ पे, होल्स ही आता। अब यहीं पे क्वेश्चन आपका आ जाता किसके बारे में बताओ, यहाँ पे आता बच्चे फास्फोरस के बारे में आ जाता। किसके बारे में आता, फास्फोरस। अब फास्फोरस जो होता है बच्चा, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, 285 में टूटता है। तो इस 5 को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसका वैलेंसी कितना है बताइए, 5 है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ इसके पास, 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं बोलता हूं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी बोलूंगा यहाँ पे, इसका पेंटावैलेंट वैलेंसी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोला आपको, यहाँ पे यदि मैं मिला रहा हूँ फास्फोरस, तो फास्फोरस के पास पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, मतलब फास्फोरस मैं बोल सकता हूँ पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर मिलाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है पता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये बनाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इस नाम से इसका आंसर आ जाता फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। करंट किसके कारण फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। कब, जब यहाँ बोरॉन जो लिखा है बोरॉन, उसके जगह क्या लिखा रहता है, फास्फोरस। इफ व्हेन द फास्फोरस इज डोप्ड इन प्योर सिलिकॉन देन करंट विल फ्लो ड्यू टू फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाओ, तब जाके आसानी से एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास आता है, जिसके पास डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब जिसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, और नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसके पास हो तो मैग्नेट होगा। अब मैग्नेट कौन होता है बताओ, जो मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज कौन होता है बताओ, तो पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट। तो यहाँ डायमैग्नेट अभी जस्ट बता रहा था मैं, डायमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज नहीं होता, वो अपोज करता है उल्टा मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा बताओ, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो आंसर इसका बच्चे 0 आएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे को, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस वर्ड यूज हो गया बच्चा, इंडक्टेंस, एसआई यूनिट हेनरी आएगा। क्या आएगा, हेनरी। मतलब यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा है, यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस लिखता, फिर भी आप हेनरी ही आंसर डालते, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, द एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन बच्चे, फोटोन क्या है बताओ, लाइट। तो लाइट का एनर्जी ही फोटोन का एनर्जी है, और फोटोन का एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको याद रखिए, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। ये तो हो नहीं सकता, ये मास है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू हो। मतलब ये क्या है, ये आंसर कब करेक्ट होता, जब यहां पूछता व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो मास ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इतना होता है, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये मास ऑफ फोटोन है जब इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो, न्यू। क्लियर बात। और ये क्या है बताओ, ये मोमेंटम है बच्चे, पार्टिकल का मोमेंटम है, और एच सी ये कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती का बनाया गया ऑप्शन है। ठीक है, मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको यदि मैं बहुत स्लो लग रहा हूं, स्लो बता रहा हूं लग रहा है आपको, तो आप बहुत स्पीड कर सकते हो इसको, 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं, या फिर 2x के स्पीड में देख सकते हैं। क्या मैं फास्ट बोलूंगा तो मैं ही अटक जाऊंगा, क्या पता मेरे दिमाग काम ना करे। खैर ऐसा मत समझिएगा, मैं बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट, बट हर एक बच्चे का कैचिंग पावर अलग अलग होता है, इसलिए आराम से बताना ही उचित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, आप स्पीड भगा लीजिएगा ना, फॉरवर्ड कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते लिखते समय लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग remain unchanged in the phenomena of refraction, phenomenon of refraction।
ऑप्शन ए है इंटेंसिटी, बी है फ्रीक्वेंसी, सी है वेवलेंथ, डी है स्पीड। डी है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट if the wavelength of light become double, then fringe width, option A remain same, B become double, C become half, D become 4 times. 4 times. Next question है, the electric field due to a line charge at distance D, at distance D, D नहीं है R है, will be, ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और डी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसा करके मेरा क्वेश्चन दिया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग is measured through electrovolt, electrovolt। ऑप्शन ए है चार्ज, बी है एनर्जी, सी है पोटेंशियल डिफरेंस, डी है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड does not depend on, option A forward bias, B reverse bias, C doping density, और डी है आपका ऑन नहीं, रिवर्स बायस नहीं, टेम्परेचर है यहां पे बच्चे। फिर है ऑन शेप ऑफ डायोड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मूविंग चार्ज produces, option A electric field, B magnetic field, C both electric field and magnetic field, और D है आपका none of this, none of this। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, which of the following is not an electromagnetic wave? Option A beta ray, B heat radiation, C x-ray, और D गामा रे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन YDSC young double slit experiment which color has least
फ्रिंज विड्थ। ऑप्शन ए रेड, बी ब्लू, सी येलो, डी वायलेट। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फिर यहां पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब देखिए कैसे कैसे इसका आंसर करेंगे। तो यहां पहला लिखा है क्या बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन अनचेंज्ड इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों देखो, रिफ्रैक्शन होता है तो इंटेंसिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स चेंज होगा। क्या होगा? ऑफ कोर्स इंटेंसिटी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी जरूर चेंज हो सकता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इंटेंसिटी चेंज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, तो बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज कभी नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सोर्स पे। किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। तो मान के चलिए यहाँ पे सनलाइट एक सोर्स है, तो सनलाइट के जगह मैं कोई दूसरा लाइट यूज करता हूं मान के चलो, तब जाके फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। लेकिन सनलाइट से ही लाइट आ रहा है, सनलाइट चेंज नहीं हो रहा है, सनलाइट ही है, तो समझिए उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, बट सेम सोर्स ऑफ लाइट है तो उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे एक मीडियम से दूसरे मीडियम चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा बताओ? यहाँ पे सेम रहेगा। वेवलेंथ, तो बच्चे वेवलेंथ चेंज हो जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो चेंज हो जाता है। अब बच्चे वेवलेंथ चेंज हो रहा है ना, इसी कारण को आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। लाइट प्रिज्म से पार किया तो 7 कलर में टूटता है। 7 कलर में क्यों टूट रहा है? क्योंकि 7 कलर का अपना अपना वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ चेंज हो रहा है तभी जाके तो यहाँ पे हो रहा है ना जी, क्या अपने कलर्स में टूटना हो रहा है। स्पीड, तो भाई डिस्पर्जन होने का कारण भी क्या है बताओ? स्पीड। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। रेयर मीडियम में क्या होता है? स्पीड फास्ट होता है लाइट का, और डेंसर मीडियम में स्लो होता है। इस नाम से ये तीनों चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज कभी भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC बोलता हूं मैं इसको, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट बिकम डबल देन फ्रिंज विड्थ क्या होगा? अब बच्चे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी अपॉन छोटका डी। लैम्डा डी अपॉन छोटका डी। तो लैम्डा को बोलते हैं अपन वेवलेंथ, डी को बोलते हैं, यहां पे ऐसा होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये स्लिट 1 स्लिट 2 होता है और ये स्क्रीन होता है। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस को बड़का डी बोलते हैं और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस को छोटका डी बोलते हैं। क्लियर बात? तो लैम्डा वेवलेंथ है और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और डी क्या है बताओ? सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ है, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ? यहाँ पे वेवलेंथ, यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन में? वेवलेंथ बिकम डबल्स। तो जब वेवलेंथ डबल होगा तो बीटा भी क्या होगा बच्चा? डबल। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा बताओ? डबल। तो बिकम डबल यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है बच्चे, इस फॉर्मूला को इग्नोर मत करना है, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वेवलेंथ को डबल किया है, मान के चलो सेपरेशन बिटवीन स्लिट को डबल कर देता तो ये हाफ हो जाता। इसका आंसर क्या आता बताओ? हाफ। अब यही मान चलो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन को डबल कर देता, तो ये डबल होता तो बीटा फिर से क्या हो जाता बताओ? डबल हो जाता, यही आंसर हो जाता। तो बड़का डी को डबल करने से बीटा डबल होता, वेवलेंथ को डबल करने से बीटा डबल होगा, और छोटका डी मतलब कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को डबल करने से बीटा हाफ हो जाता। इतना याद रखिएगा, एक सवाल से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वैसे भी जानते हो पैटर्न क्या होता है पता है अपने सीजी बोर्ड का, कि पहला सेट में मान चलो ऐसा क्वेश्चन आया तो दूसरा सेट में 100% इसी से रिलेवेंट, यहाँ पे डबल वेवलेंथ बोला है, देखो वेवलेंथ को डबल किया है, तो सेट बी में क्या आता पता है? डबल कैपिटल डी बोलता, और सेट सी में बोलता डबल इसको बोलता। तो मैं क्या बोला? जब डबल कैपिटल डी होगा मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट होता, तब बीटा डबल ही होता, आंसर यही आता। और जब यहाँ पर को डबल बोलता, किसको? सेपरेशन बिटवीन स्लिट डबल होता, तो यहाँ पे बीटा हाफ हो जाता, और हाफ होता तो आंसर सी होता। तो 3 सेट में यहाँ पे 3 टाइप का रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं। 90% चांस होता है, 90% मैं हर साल देखते आ रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन बनता है रिलेवेंट बनता है, इसमें जो बना है वैसी वैसी उसमें बन जाता है। ओके, अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज एट डिस्टेंस r विल बी। अब लाइन चार्ज मतलब समझते हैं बच्चे, लाइन चार्ज मतलब एक वायर कर दो और इसको चार्ज कर दो। अब वायर के ऐसे चार्ज करने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है यहाँ पे, तो हम पढ़े हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में, शायद तक पहला ही एप्लीकेशन अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज यहाँ पर जो होता है वो कितना आता है बताओ? ये आता है बच्चा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r आता है। ये क्या आता है? ये इस साल इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, इस साल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया नहीं आया तो ये क्वेश्चन इस बार दिख सकता है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटका r। तो क्या है बच्चे? r का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा।
आर स्क्वायर मत मार देना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आता। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ऐसा आता है और यहाँ पे आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, याद रखिएगा, डी मत मार दीजिएगा। ओके ओके, अब क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक और बात याद रखना है यहाँ पे, जो आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर आता, तो वहां पे आंसर आ जाता है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता बच्चा, क्या आता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो ये आपका एक और केस होता है जहां पे ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। ये तो किसी भी लेवल पे पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए तो गलत है एकदम से, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, बट ये तीनों पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर थ्रू इलेक्ट्रोवोल्ट। अब बच्चे इलेक्ट्रोवोल्ट किससे मेजर होता है, एनर्जी से। हम जानते हैं भाई, यहाँ पे मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, क्या एटम चैप्टर पढ़ते हैं तो वहीं से इलेक्ट्रोवोल्ट शुरू हो जाता है, ड्यूल नेचर पढ़ते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोवोल्ट शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। ठीक है, और एक इलेक्ट्रोवोल्ट किसको बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक्सेलरेट करता है, तब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है उस एनर्जी को मैं बोलता हूं 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेट अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यहाँ पे एसआई यूनिट किसका होता है बताओ, ये एनर्जी का होता है, आगे पीछे और कुछ मत सोचना। अब वोल्ट दिख रहा है करके पोटेंशियल डिफरेंस मत मार देना, और इलेक्ट्रो दिख रहा है करके चार्ज मत मार देना। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट एसआई यूनिट होता है आपका एनर्जी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन, किसका बात कर रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर कहां बनता है, तो भैया ऐसा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें होल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पे क्या करता है बताओ, डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होके चार्ज फ्री क्या बनाता है, रीजन बनाता है, जिसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। तब इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं बोलता हूँ बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलता हूँ, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर बोलता हूँ। ये पोटेंशियल बैरियर ये होल्स को आने से रोकता है, किधर, जंक्शन की ओर, और इलेक्ट्रॉन को आने से भी रोकता है। तो पोटेंशियल बैरियर कब बढ़ता है, तो रिवर्स बायस में ये बढ़ जाता है, फॉरवर्ड बायस में ये क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन, तो इसमें तो डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पे बोल रहे हैं 100%। भाई एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स होगा, तो पोटेंशियल बैरियर का फोर्स चेंज होगा। ठीक है, डोपिंग डेंसिटी बोल रहे हैं, तो एक बात बताओ, डोपिंग डेंसिटी बोल रहे हैं, ज्यादा डोपिंग डेंसिटी है तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स होगा, और कम डोपिंग डेंसिटी है तो कम फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स होंगे। तो वहां पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कम पोटेंशियल बैरियर, और कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्री होंगे तो यहाँ पे कम पोटेंशियल बैरियर होगा, सॉरी ज्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा। तो डोपिंग डेंसिटी पे भी पोटेंशियल बैरियर बढ़ या घट सकता है, फॉरवर्ड बायस में भी घट जाता है, और टेम्परेचर से भी बढ़ या घट सकता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ, ऑन शेप ऑफ द डायोड। किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑन शेप ऑफ डायोड, डायोड के शेप पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या लिखा है बताओ, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। तो मूविंग चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक बात याद रखिए, चार्ज जब रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चार्ज जब मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बताओ, मूविंग चार्ज बोला है। मूविंग चार्ज मतलब चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आंसर करेक्ट है बच्चे, किसी भी एक को मत मार देना। तो इसका एक और क्वेश्चन बनता है ना, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, तो देखिए बीटा रे बिल्कुल नहीं है, बीटा रे तो होता ही नहीं है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आपको याद रखना है बच्चे, एकदम शॉर्टकट बता रहा हूं। देखिए गाड़ी XUV I am राइडर, याद कर लीजिए,
गाड़ी एक्सयूवी आई एम राइडर, गाड़ी से आता है गामा रे, गाड़ी से आता है गामा रे आता है। एक्स से एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट रे, वी से विजिबल रे, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव और आर से रेडियो वेव। क्लियर है बात? तो देखिए यहां पे क्या बोला है मेरे को बताओ, कौन सा यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो बीटा रे कहीं पे दिख रहा है इसमें क्या? नहीं, यहाँ पे बीटा ही जो है, बीटा रे ही जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो एक्सरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गामा रे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब आप बोलोगे हीट रेडिएशन पे भी तो नहीं दिख रहा है सर। तो बच्चे हीट रेडिएशन को समझो, हीट रेडिएशन किसका प्रॉपर्टी होता है? वो होता है इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड प्रोड्यूस किससे होता है? हॉट बॉडीज से, ठीक है, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे हीट वेव क्या है बताओ? हीट वेव बनता है किससे बताओ? हॉट बॉडी से जो बनता है उसको मैं बोलता हूँ इंफ्रारेड। तो हीट रेडिएशन ही इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड भी यहाँ पे है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बीटा रे बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ क्या लिखा देखिए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विच कलर हैज लीस्ट फ्रिंज विड्थ। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कौन से कलर का लीस्ट फ्रिंज विड्थ होता है? तो समझिए सबसे पहली बात, फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी। अब किसी भी लाइट के कलर को डिसाइड करने वाला जो टर्म है इन तीनों में, वो है आपका बच्चा वेवलेंथ। डिस्टेंस तो कभी नहीं कर पाएगा लाइट को डिसाइड, लाइट के कलर को डिसाइड। तो लाइट के कलर को डिसाइड करता है वेवलेंथ। अब देखा जाए तो लाइट तुम आपका 7 टाइप्स में टूटता है, जानते हो? सतरंगी होता है क्या? विबग्योर, विबग्योर। अब देखिए यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? तो वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ जो होता है आपका सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। तो मतलब वायलेट से मैं रेड की ओर जाऊं तो वेवलेंथ क्या करेगा बताओ? वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा। तो मेरे क्या बोल रहे हैं बताओ इस क्वेश्चन में, कौन से कलर का फ्रिंज विड्थ कम है? तो एक बात बताओ, बीटा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका बीटा कम होगा। अब वेवलेंथ सबसे कम किसका है बताओ? वायलेट का। तो वायलेट का सबसे कम है, तो बीटा सबसे कम भी होगा उसी का। यहाँ पे वायलेट कलर कहीं पे है। तो वायलेट कलर का वेवलेंथ कम होने के कारण उसका फ्रिंज विड्थ भी सबसे कम होगा। ये करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को यदि कॉन्सेप्ट के साथ आप टिक लगाते हैं तो 100% आप यहाँ पे करेक्ट आंसर कर जाएंगे। और यदि आप किसी किताब या किसी परीक्षा बोध या परीक्षा सार या फिर कोई भी ऐसा मॉडल पेपर जिसका आंसर को देख के जाते हैं बिना कॉन्सेप्ट के, यकीन मानिए उसमें भी आंसर गलत दिया रहता है। और आप पढ़ के गए हो, सही ऑप्शन देख के गए हो, जो पढ़े हो वही, तब भी आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, आपने किसी दूसरे के आंसर को करेक्ट मान लिया है। तो बिना लॉजिक के आंसर को करेक्ट मानना एकदम बेवकूफी होता है बच्चों, याद रखिए। देखो मैं चाहता तो इन सब का आंसर बड़ा बता सकता था, 10-20 मिनट का काम था, लेकिन मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ, देखो कितना एक्सप्लेन कर करके। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 100% बच्चे यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है, मान के चलिए यही क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप समझ के कुछ नया टाइप के क्वेश्चन आता है उसको बना लेते हैं, तो आपको फायदा होगा यहाँ पे, इसलिए मैं इतना लंबा बता रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप नया क्वेश्चन भी बना सकते हो। YDSC में कौन से कलर का हाईएस्ट है ना या लार्ज फ्रिंज विड्थ होता है? तो लार्ज फ्रिंज विड्थ किसका होगा बताओ? तो लार्ज फ्रिंज विड्थ उसका होगा जिसका वेवलेंथ लार्ज होगा। वेवलेंथ किसका लार्ज होगा? रेड कलर का। तो रेड कलर का फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा होगा और वायलेट कलर का फ्रिंज विड्थ सबसे कम होगा। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप खुद सोच सकते हैं। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं। At absolute zero temperature, silicon work as option A non-metal, B metal, C insulator और D none। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बोहर्स atomic model, the atomic radius of first orbit is r0. What will be radius of its third orbit? थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे ऑप्शन ए है r0/9, B है r0, C है 9 टाइम्स r0,
और डी है 3 टाइम्स आर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए है M1 L2 T minus 3 A minus 2, बी है M1 L2 T minus 2 A minus 2, सी है M1 L1 T minus 2 A minus 1, डी है M1 L2 T minus 3 A minus 1। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे M1 L1 T minus 2 A minus 1, बी है M1 L2 T minus 1 A minus 2, सी है M1 L1 T minus 2 A minus 1 और डी है M1 L2 T minus 3 A minus 1। फिर which of following is not ferromagnetic substance? ऑप्शन है आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी निकल, डी कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन the wavelength of following is minimum। ऑप्शन ए एक्सरे, बी यूवी रे, सी गामा रे और डी इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ अ concave mirror dipped in water, then its focal length option A increases, B decreases, C remain same और D है इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड अप ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज, ये तो फर्जी क्वेश्चन है, 1 0 लेस देन 1, डी इंफिनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ विच सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन ए है यहां पे डायामैग्नेट, बी है पैरामैग्नेट, सी है फेरोमैग्नेट, डी है फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी of electromagnetic wave in vacuum। ऑप्शन ए C is equals to 1 by under root mu naught epsilon naught, B है C equal to under root mu naught epsilon naught, ऑप्शन C है C is equals to under root mu naught by epsilon naught और D है C is equals to under root epsilon naught by mu naught। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज ग्रेटर। ऑप्शन ए रेड कलर,
बी है ग्रीन कलर, सी है येलो कलर, येलो कलर, येलो मत बोलना येलो, डी वायलेट कलर। ओके, इंक पिला दिया जाए, अब फिर बात करते हैं इन सब क्वेश्चन का। तो फिर शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पे देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सिलिकॉन वर्क एज। अब देखिए टेम्परेचर जीरो है तो सिलिकॉन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे दो बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा रहता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। कब? जब जीरो टेम्परेचर होता है। कब? जब जीरो टेम्परेचर होता है। किसका? सेमीकंडक्टर का। और जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके इसमें जंप करता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पहुंचता है, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो लेकिन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा ही नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी जीरो केल्विन पे कंडक्ट नहीं करेगा, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा पता है? यहाँ पे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सिलिकॉन वर्क एज इंसुलेटर, वर्क एज इंसुलेटर। ठीक है। अब in Bohr's atomic model, the atomic radius of first orbit is r naught. R naught. What will be radius of its third orbit? अब बच्चे क्या करते हैं पता है? यहाँ पे एटम चैप्टर का डेरिवेशन ढंग से पढ़ते नहीं। अब डेरिवेशन पे ध्यान देते ही नहीं। ठीक है, पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं जितना शॉर्टकट मिलता है उनको, अब पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में, बस बात खत्म। इनको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, इसलिए वो बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाते। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है तो मैं कराया था लास्ट लेक्चर में, एटम लेक्चर में देखिएगा, उसमें बताया था डेरिवेशन, जिसमें आर जो होता है, रेडियस जो होता है किसका बताओ? एटम का। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके पता है आपका? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। किसके? एन स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आर इक्वल टू ले जाता हूं तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है और यहाँ पे आर नॉट आता है एन स्क्वायर, जहां पे आर नॉट जो होता है बच्चा, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है किसका? हाइड्रोजन एटम का, जो कि कितना आता है? 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है। अब देखिएगा यहां पर मेरे को बोला है फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है बताओ? आर नॉट। फर्स्ट ऑर्बिट का कितना है बताओ? आर नॉट। तो थर्ड ऑर्बिट का कितना होगा? तो यहाँ पे एन की जगह 3 रख दो, तो एन की जगह 3 स्क्वायर रखो तो कितना है बताओ? ये 9 आर नॉट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 टाइम्स आर नॉट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये याद रखिएगा। ओके ओके। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर पूछा है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर, आर क्या है बताओ? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। तो एकदम सरल है बच्चे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क अपॉन चार्ज। अब देखिए वर्क का होता है डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2, चार्ज का होता है A1T1, करंट का होता है A1। सबको मिला के लिखो कितना है? m1 और L2, A1 T1 ऊपर जाएगा तो T-3, A1 A2 ऊपर जाके 1 पावर -2। तो आंसर क्या आएगा बताओ? m1L2T-3, m1L2T-3 A-1। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है डायमेंशन फॉर्मूला में। अब जिन बच्चों को याद डायमेंशन फॉर्मूला निकालना नहीं आता, जो 11th क्लास अच्छे से पढ़े नहीं है, वो बच्चे याद करेंगे। और गलती से बच्चों याद करते करते कोई एक टर्म को भूले तो देखिए आप इन तीनों को याद कर लिए, इसी की जगह -1 डाल दिए तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और आपका ये पढ़ने के बावजूद भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है कि डायमेंशन फॉर्मूला नहीं निकालना आना भी एक बहुत बड़ा घाटा होता है, क्योंकि कितना डायमेंशन फॉर्मूला आप याद करोगे? रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, फिर आपका कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का।